हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनवायरोलर्न हब। आई एम राखी त्यागी एंड जो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट फॉस्फोरस साइकिल। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में बताया था। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ आएगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ये है सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये होता क्या है बायोजियोकेमिकल साइकिल, हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब है कि जो साइक्लिंग, जैसे न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग है, न्यूट्रिएंट्स कैसे साइकिल करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट कैसे फ्लो करते हैं। ओके, मतलब एक इकोसिस्टम से या फिर फूड चेन में अगर हम बात करें, देखो तो बायो का मतलब है कि जहाँ पे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से होके, वो जियो का मतलब है कि रॉक्स। तो इसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बायो मीन्स, प्लस जियो इज योर रॉक्स, जो रॉक पार्ट है आपका, एंड केमिकल मीन्स की एलिमेंटल फॉर्म में ये कैसे होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल देखो अलग अलग तरीके की होती है। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है फॉस्फोरस साइकिल को, दैट इज सेडिमेंट्री साइकिल। सो सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब क्या है, हम क्यों किसी भी साइकिल को, देखो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होती है दो तरीके की होती है। ओके, वन इज गैशियस एंड अदर वन इज सेडिमेंट्री। तो जो सेडिमेंट्री या गैशियस, हमने इनको नाम किस हिसाब से दिया है कि जो रिजर्वोयर होता है, रिजर्वोयर होता है कि जहां पे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंटल फॉर्म या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट, मान लो मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन इज योर गैशियस साइकिल। गैशियस का मतलब है कि जो उसका रिजर्वोयर होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है। वो एटमॉस्फेयर में आपको ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा टाइम के लिए वो आपको वहां पे मिलेगा। उसका रेजिडेंस टाइम ज्यादा कहाँ पे होता है, उसमें एटमॉस्फेयर में। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, सो फॉस्फोरस जो होता है वो आपका सेडिमेंट्री साइकिल है। इट मींस जो इसका रिजर्वोयर होगा वो कहाँ पे होगा, सेडिमेंट्स में। सेडिमेंट्स इन द सेंस रॉक्स के अंदर होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू है। अभी हम आगे भी डिटेल में देखते हैं चीजों को। ओके, तो ये फॉस्फोरस साइकिल इट इज अ सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि आपकी सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी है। यूजीसी नेट में बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो फॉस्फोरस साइकिल जो होती है ना, आपको क्यों जरूरी है ये एज अ न्यूट्रिएंट, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फाउंड इन द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग डीएनए एंड द फॉस्फोलिपिड दैट फॉर्म आवर सेल मेम्ब्रेन। तो डीएनए के फॉर्मेशन में, हमारी बॉन्स में भी बहुत जरूरत है, टिप में। तो फॉस्फोरस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इसीलिए हम इसकी साइक्लिंग भी पढ़ रहे हैं। और that is why it is called the essential nutrient. Okay, now phosphorus is very dynamic and biologically active. dynamic का मतलब होता है कि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, डायनेमिक फॉर्म में रहता है। बायोलॉजिकली एक्टिव, ये यहाँ पे आएगा एक्टिव, बायोलॉजिकली एक्टिव। तो बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब है कि ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो नहीं मिलता ये फ्री एलिमेंट ऑन द अर्थ, बट इट इज फाउंड इन द बाउंडेड स्टेट, क्योंकि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है काफी। ओके, नाउ एलिमेंटल फोस्फोरस एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन इज द व्हाइट फोस्फोरस एंड अदर वन इज द रेड फोस्फोरस। ये दो फॉर्म आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके हमें नहीं पढ़ना है। ओके, इन अर्थ क्रस्ट इट इज 0.10 to 0.12% बाय वेट। ठीक है, तो इतना प्रेजेंट होता है ये अर्थ क्रस्ट में। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो फॉस्फोरस होता है वो आपको एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगा। ठीक है, जीरो सोर्स होता है उसका, मतलब जीरो अमाउंट में प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस इन एटमॉस्फेयर। ये हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगा, सेडिमेंट्स में। ओके, बट इसका भी ना एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। देयर इज एन एक्सेप्शन की मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कभी कभी आपको फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में भी मिलेगा, लेकिन उसका क्या सोर्स रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ फोस्फाइन। ठीक है, और ये कहाँ से आता है, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो जो वोल्केनिक इरप्शन होगा वहां से इसका सोर्स बनेगा एटमॉस्फेयर में। क्लियर है यहाँ तक। ओके, नाउ द फॉस्फोरस साइकिल इज अ सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दैट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो ये है कि कहाँ कहाँ से, क्योंकि साइकिल है तो अलग अलग लेवल से ये
मूव करेगी, अलग अलग स्फीयर से मूव करेगी। नाउ इट इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट एज मिनरल। अब आपको ना इसका मिनरल याद रखना, ये भी एक बार प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट में पूछा गया, एनवायरमेंटल साइंस का जो एग्जाम हुआ था, कि कौन सा मेजर मिनरल होता है जिसके अंदर फॉस्फेट होता है, दैट इज एपेटाइट। आपको इसको याद रखना है, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। इन फॉस्फेट रॉक्स एंड एंटर द साइकिल फ्रॉम वेदरिंग एंड इरोजन। अब ये वेदरिंग एंड इरोजन भी अलग अलग तरीके से होता है, वो भी मैं एक डिटेल वीडियो इसका अलग से बनाऊंगी। तो देखो, जो मैंने बोला सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स में आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट है, वो वहां से कैसे आएगा, कैसे मूव करेगा, विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग होगी, वेदरिंग होता है कि जो रॉक्स का ब्रेक डाउन होना, जब रॉक्स स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। वेदरिंग एंड इरोजन बोथ आर डिफरेंट थिंग, इनमें काफी बड़ा डिफरेंस होता है। इरोजन क्या होता है कि जब भी जो वेदर्ड मटेरियल है उसकी मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब देखो, वेदरिंग जो होती है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल एंड इट कैन बी बायोलॉजिकल। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं इसको आगे भी डिटेल में क्लियर करूंगी। ओके, इस वीडियो में नहीं, हम एक अलग पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं इस चीज को डिस्कस करूंगी। उसके बाद देखो, इरोजन क्या है। इरोजन है जब भी जो वेदर्ड मटेरियल है उसकी मूवमेंट होती है। अब इरोजन भी अलग अलग तरीके से, या तो पानी के साथ वो सेडिमेंट्स बह के आएंगे, हवा के साथ आएंगे, तो इरोजन भी अलग अलग फैक्टर से हो सकता है। ओके, नाउ तो देखो, जो फॉस्फोरस था सेडिमेंट्स में था, रॉक्स में था, वो क्या हुआ, मिनरल्स हाइपेटाइट, ठीक है, उसका क्या हुआ, वेदरिंग हुई और इरोजन हुआ, तो वो वहां से मूव कर गया। नाउ द फॉस्फोरस साइकिल इज अ प्रोसेस दैट मूव्स एट अ वेरी स्लो पेस। अब आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जो फॉस्फोरस होता है ये सबसे ज्यादा स्लो साइकिल है, क्योंकि देखो ये ना बाउंडेड फॉर्म में आपको मिलेगा, इतना इजिली ऐसा नहीं है कि फॉस्फोरस साइकिल एकदम से ही आपकी मतलब विद इन अ 1 डे और 2 डेज की साइक्लिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। इसको टाइम लगता है वेदरिंग होने में। वेदर होके जो रॉक्स से वेदरिंग हुई है, इसका इरोजन होके ओशंस में मिलेगा, फिर इसलिए अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन में मूव करेगा। ओके, सो आपको याद रखना है दैट इट इज अ वेरी स्लो पेस। नेक्स्ट वन इज अब देखो, यहाँ पे ये साइकिल है जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो देखो ये रॉक्स है, जो सेडिमेंट्स हमने बात की, एपिटाइट की फॉर्म में, यहाँ पे मिनरल, जो इसका फॉस्फोरस का मिनरल है यहाँ पे प्रेजेंट है। आपका वेदरिंग होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था। वेदरिंग होके अब देखो, या तो वो डायरेक्टली सॉइल में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेदरिंग से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, रॉक्स का वो भी सॉइल का फॉर्मेशन। सब चीजें मैं वन बाय वन आपको डिटेल में अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी। ओके, सो तो इनके बारे में भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो, वेदरिंग होने के बाद जो वेदर्ड मटेरियल है वो ओशियंस में जाएगा, ठीक है, उसके इरोजन होके वो ओशन में मिक्स होगा। उसके बाद जो ओशन में एल्गी है वो उसका अपटेक करेगी। ये हमें पता है कि जो फॉस्फोरस होता है या फॉस्फेट की प्रेजेंस में और नाइट्रेट की प्रेजेंस में एल्गी की जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी होती है, ठीक है। मेन न्यूट्रिएंट है इसके लिए, जो एक प्रोसेस होता है, सभी को नाम पता होगा, दैट इज यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होता है यूट्रोफिकेशन। ओके, तो एल्गी उसको क्या करेगी, अपटेक करेगी। उस अपटेक करने के बाद उस एल्गी के ऊपर सी बर्ड्स जो है वो फीड करेंगी, एंड आफ्टर दैट गुआनो, गुआनो इज अ सी बर्ड ड्रॉपिंग्स, ठीक है, तो वो उसको खाएंगी। और फिर जो गुआनो मतलब ड्रॉपिंग की फॉर्म में जो फॉस्फेट रिलीज होगा, तो अल्टीमेटली कहाँ पे मिक्स होगा, सॉइल में। ओके, फिर यहाँ से प्लांट्स अपटेक करेंगे, ठीक है, वो अभी हम देखते हैं। एक है आपका डायरेक्टली, ये एक पाथवे हो गया इसका, दैट वन इज अ सेकंड पाथवे, कैसे वो सॉइल में मिक्स हुए विद थ्रू वेदरिंग, वेदरिंग हुई या फिर वो डायरेक्टली सॉइल में मिक्स हो गया। एक ये था सॉइल में कैसे मिक्स हुआ, इस तरीके से पूरा साइक्लिंग हुआ, तो यहाँ पे मिक्स हुआ। एक एक आपका डायरेक्टली मिक्स हो जाएगा। ओके, अब देखो सॉइल से अब प्लांट्स कैसे अपटेक करेंगे, क्योंकि मेनली तो प्लांट्स अपटेक करेंगे, प्लांट से एनिमल्स खाएंगे, तो इस तरीके से फूड चेन में जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, माइकोराइजा, इट इज अ फंगल एसोसिएशन, ठीक है, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, इंटरेक्शन होती है, फंगल एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन जहां पे दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो ये हो गया आपका माइकोराइजा, इट इज अ फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग फंगस। ओके, तो यहाँ पे ये फॉस्फेट को सॉल्युबल फॉर्म में करेगा। उसके बाद क्या है, जो फॉस्फोरस कंपाउंड है
उसको प्लांट अपटेक करेंगे। अब वो कौन सी फॉर्म में प्लांट्स अपटेक करते हैं, जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रेट की फॉर्म में ही प्लांट्स उसको अपटेक करते हैं। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन साइकिल में मैं आपको बताऊंगी उसको डायरेक्टली प्लांट अपटेक कर लेंगे एटमॉस्फेयर से, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली अगर आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट है रॉक्स में तो उसको पहले सॉल्युबल फॉर्म में, रिएक्टिव फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा, जो कि होती है इसकी ऑर्थोफॉस्फेट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, सो रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। ओके, अब देखो प्लांट्स ने इसको अपटेक कर लिया, आफ्टर दैट क्या होगा, जो हर्बीवोर्स हैं वो इसके ऊपर फीड करेंगे और वो विद द हेल्प ऑफ फूड चेन वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया phosphorus compound in animals, and after their death the dead and waste matter again they get mixed in the soil. That is how the circulation of phosphorus occurs, cycling। ठीक है, तो इस तरीके से साइक्लिंग होती है इसकी। ओके चलो, अब देखो इसके ना अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वो मैंने आपको थोड़ा बता दिया, ओवरव्यू हमने ले लिया। अब यहाँ पे जो चीज लिखी है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। ओके चलिए, तो सबसे पहला है वेदरिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, फॉस्फोरस इज फाउंड इन अबंडेंस इन द रॉक्स where it is combined with other nutrient to form one of the most source and reserve of the mineral। तो ये कुछ कुछ चीजें ना आपको याद रखने की, कहाँ पे इसका रिजर्वोयर होता है, क्यों हम इसको सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये बाउंडेड फॉर्म में मिलता है, फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। Okay, now the phosphorus is then carried to the soil by rain or acid generated by the certain microbes। या तो रेनफॉल हो गया, अब रेनफॉल में भी क्या होता है, जैसे H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, एसिडिक की समाव एसिडिक है ये भी। ठीक है, तो या फिर ये तो सॉइल बाय रेन, ये तो इस तरीके से वो सॉइल में जाएगा बाय रेन और बाय एसिड दैट इज जनरेटेड बाय सर्टेन माइक्रोब्स, क्योंकि अलग अलग माइक्रोब्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, next is the actinomycetes, pseudomonas, bacillus, aspergillus, penicillium and other microbes are involved in the creation of phosphorus in the soil which is present in plants and other animals। so ये नाम आप लोग थोड़ा सा याद रखना, pseudomonas, bacillus, aspergillus, penicillium, they all are involved in the creation of phosphorus in the soil। ठीक है, उसके soluble form में convert करने के लिए सारी चीजें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। After that, in addition, rainfall allows inorganic phosphorus to dissolve and be discharged to the ocean। ठीक है, अच्छा जो मैंने आपको ऑर्थोफॉस्फेट बताई थी, that is a inorganic form। So remember this thing कि जो plants अपटेक करते हैं वो फॉस्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में अपटेक करेंगे, एंड दैट ऑर्थोफॉस्फेट इज अ इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। Now natural activities like volcanic eruption and asteroid impact aid in the extraction of phosphorus from the soil। तो ये different pathways आपको बताए हुए हैं। Next is the absorption by plant। Now phosphorus is a mineral present in soil that is absorbed by a variety of living species including plants and microbes। As soil contain very little phosphorus, phosphorus containing fertilizer should be applied। ठीक है, तो देखो क्या होता है, इसका क्या मतलब है, मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि वो स्लो पेस में चलता है, बाउंडेड फॉर्म में होता है, तो इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है प्लांट्स को। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को सभी को पता है कि एज अ फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक की बात करें, दैट इज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हम लोग डालते हैं अपने खेतों में, एनपीके, तो इसमें सबसे ज्यादा रेशियो रहता है इसका फॉस्फोरस का, फॉस्फेट का। वो इसीलिए क्योंकि बहुत कम अमाउंट में ये अवेलेबल होता है प्लांट्स को, इसीलिए ये हमें बाहर से इसको अप्लाई करना पड़ता है, और ये हमेशा इनऑर्गेनिक फॉर्म में हमें अप्लाई करते हैं, अगेन क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही प्लांट्स क्या करते हैं, उसको अपटेक करते हैं। ओके, now however certain phosphorus salt may not dissolve effectively in water, limiting the amount of phosphorus in the water। अब आपको याद रखना है एक चीज कि जो आपका फॉस्फोरस होता है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट हम किसको बोलते हैं, वो न्यूट्रिएंट जो सबसे कम अमाउंट में, जिसके ऊपर मेनली ग्रोथ डिपेंड होती है। ठीक है, अगर हम उस न्यूट्रिएंट को बंद कर देंगे तो जो भी पर्टिकुलर माइक्रोब या कोई भी एक्सचेंज है तो वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। ओके, सो दैट इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। तो आपको याद रखना है कि जो फॉस्फोरस होता है दैट इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन द टेरेस्ट्रियल वाटर बॉडीज, और जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, सॉरी वन सेकेंड, नाइट्रोजन दैट इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन ओशियंस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल वाटर बॉडीज, ओके, जैसे लेक्स हो गई, ये सारी चीजें। आई होप ये आपको यहाँ तक काफी अच्छे से क्लियर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो।
Now plants can absorb phosphorus directly from the soil और symbiotic bacteria can make phosphorus available to plant. अगर आपने inorganic form में डाला है, ठीक है, या इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो प्रेजेंट है, कन्वर्टेड है, तो प्लांट उसको अपटेक कर लेंगे डायरेक्टली. अदरवाइज जो मैंने आपको बताया था कि फोस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स. अब प्लांट से एनिमल्स एब्जॉर्ब करेंगे. प्रोड्यूसर यूज फोस्फोरस एब्जॉर्ब बाय प्लांट to make a variety of natural chemicals. Organic chemicals then move up the food chain as animal eat the plant, causing phosphorus to move from one species to the next. Okay, तो ये वही बताया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने डायग्राम में देखा था ना, जो साइक्लिंग थी. As it passes through animals, organic phosphorus undergoes modification. Animals ingest phosphorus which is used to make, ठीक है, उसका एसिमिलेशन होता है क्योंकि हमें अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि न्यूक्लियोटाइड हो गया या फिर बोन्स या टीथ मैंने आपको बताया था, तो इन सब के फॉर्मेशन में क्या होता है, फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज व्हाई फॉस्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. ओके, आई होप ये क्लियर है आपको. चलिए, अब आता है डिकम्पोजिशन. अब हमने उसको अपटेक कर लिया, हमने एसिमिलेट भी कर लिया. Okay, so the action of bacterial decomposition on dead plant and animals can recycle organic phosphorus into the lithosphere reserve. The process of mineralization is used to change organic phosphorus species into their unique form. ठीक है, अलग अलग फॉर्म में वो उसको कन्वर्ट करेगा. Now this measure of phosphorus concentration in the ecosystem involves a variety of decomposing और saprophytic किसको बोलते हैं हम, जो डेड ऑर्गेनिक ऊपर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर, सच एज फंगस एंड बैक्टीरिया. Now during the rainy season when the soil evaporate into water bodies, phosphorus from the ground is transferred into the sea. तो ये बताया कि कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. The absorption of phosphorus in the sea continues generating layer of organism that lead to the production of rock and the cycle continues. ठीक है, वो सॉइल में से अब देखो वापस कैसे उसका रॉक का फॉर्मेशन हुआ है. तो इस तरीके से ना वो साइकिल चलती रहती है और एक इकोसिस्टम को सस्टेन होने के लिए साइक्लिंग का चलना बहुत जरूरी है. अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होंगे, साइक्लिंग नहीं होगी, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द इकोसिस्टम टू बी गेट सस्टेन्ड. ओके, अब देखो ये यहाँ पे अगेन वही जो हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में उसको देखा था, अब यहाँ पे थोड़ा पिक्चर्स के साथ है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में. ये देखो वेदरिंग हो रही है यहाँ पे रॉक्स की, ठीक है, दैट इज अ फॉस्फेट कैरिड बाय वाटर. ओके, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट सेडिमेंट्स, वो बाउंडेड फॉर्म में आएंगे यहाँ पे, ठीक है, अंडर वाटर फॉस्फेट रिजर्व. ओके, फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स अंडरग्राउंड फॉस्फेट रिजर्व लीचिंग होके यहाँ पे भी मूव करेंगे. अब देखो यहाँ पे अंडरग्राउंड फॉस्फेट रिजर्व से प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, फिर डिकम्पोजिशन होगा और वापस में ये इससे जाके मिक्स हो जाएगा. तो ये पूरा साइकिल चलता रहेगा. दिस इज अ जियोलॉजिकल अपलिफ्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू रॉक. जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होता है कि जो हमारी प्लेट्स मूव करती है तो उस हिसाब से ये ऊपर जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल अपलिफ्ट. अच्छा, एक और चीज आपको, ओके नेक्स्ट स्लाइड में हम वो देखते हैं कि देखो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट मैं इसको बना देती हूँ. ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा है दैट इज अ प्लांट अवेलेबल फॉस्फोरस. देखो ये जो है कि कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फॉस्फेट की अवेलेबिलिटी. ओके, एंड देयर इज अ फिक्सेशन बाय कैल्शियम. अगर ये आपको स्लाइड में नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन राइट इन योर नोट्स. Next is the fixation by iron and aluminium. Okay, and here is the phosphorus fixation and ये यहाँ पे pH शो किया हुआ है. तो आपको एक चीज याद रखनी, बड़ी मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो आपका फॉस्फोरस जो अवेलेबल होता है किस पीएच पे होता है. यू कैन से कि देखो यहाँ पे 5 ऑलमोस्ट 5.5 to 7 आप बोल सकते हो, ठीक है, कई बार 6 to 7 भी लिखा होता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. यहाँ पे ये अवेलेबल होता है. अगर पीएच जो है सॉइल का वो डिक्रीज हो गया मतलब कि क्या हो गया, एसिडिक हो गया, तो क्या होगा उससे आपका वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एंड आयरन जो एसिडिक सॉइल होती है उसमें वो क्या रहते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं और वो इसको अपने साथ बॉन्ड बना के कंपाउंड बन जाएगा. ओके, ये आपको याद रखना है कि एसिडिक में किसके साथ कौन उसको फिक्स करता है, दैट इज आयरन एंड एल्यूमिनियम. अब है आपका, अगर एल्कलाइन हो जाती है मतलब कि 7 से ज्यादा पीएच हो जाता है, 14 की तरफ जाता है, तो कौन इसको फिक्स करेगा,
कैल्शियम फिक्स करेगा, तो ये अवेलेबल नहीं रहेगा। अवेलेबल मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि इट इज वेरी डायनेमिक एंड बायोलॉजिकली रिएक्टिव, ये इतना ज्यादा आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, उसके लिए पीएच का इतना होना कंपल्सरी है, इट इज द ऑप्टिमम कंडीशन। ओके, कि इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। एक और चीज आपको याद रखनी है कि वाटर की अगर हम बात करें, ओके मैं यहाँ पे वाटर की बात कर रही हूँ, तो इसमें अगर हम देखें, अगर एनॉक्सिक कंडीशन होगी, एनॉक्सिक कंडीशन ओके, एक होगी आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ठीक है, ऑक्सिक कंडीशन, एनॉक्सिक है मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है, ओके। तो अगर एनॉक्सिक कंडीशन होगी तो जो फॉस्फेट है वो डिफ्यूज रहेगा, ठीक है, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये बाउंडेड फॉर्म में रहेगा। मैं ये खाली अभी वाटर की बात कर रही हूँ, ओके। सो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर जो कि इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को या फिर बाउंडेड फॉर्म और नॉन बाउंडेड फॉर्म को अफेक्ट करता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये सॉरी पूरा फॉस्फोरस साइकिल आपको याद रखना है। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप वहां पे देखोगे कि इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, ओके। तो इसके आपको कौन सी फॉर्म अवेलेबल होती है, कौन सी रिएक्टिव फॉर्म जिसको बोलते हैं, कौन इनऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक होती है, ऑर्थोफॉस्फेट होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एंड आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो अभी के लिए इतना ही आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।